हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 25 अगस्त 2020। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शन है जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है वो 99 रुपीज़ का है, और जो एनसीईआरटी का सब्सक्रिप्शन है वो 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले आइए हम लोग कल के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। कल मैंने पूछा था कि ग्रांट और लाइन ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन जो था इंडिया और मालदीव के कंटेक्स्ट में था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ग्रांट होता है ना वो एक तरह का फाइनेंशियल अवार्ड होता है। इंडिया और मालदीव के कंटेक्स्ट में ये $100 मिलियन का था। तो इंडिया ने जो $100 मिलियन की मदद की है मालदीव की, क्यों? क्योंकि मालदीव जूझ रहा था इकोनॉमिक इम्पैक्ट से, जो कि कोविड-19 की वजह से हुआ था। देखिए, जो मालदीव है ना वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। तो इंडिया ने गुडविल जेस्चर के तौर पे $100 मिलियन को ग्रांट किया है मालदीव्स को। अब होता क्या है कि देखिए, जो ग्रांट होती है ना वो एक तरह का गुडविल जेस्चर है, एक गिफ्ट है, तो उसको रीपे करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था ग्रांट। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में बात कर लें तो एक प्री सेट बोरोइंग लिमिट है। इसमें क्या होता है, इंडिया और अगर मालदीव के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे ना तो ये $400 मिलियन है। तो अब चाहे मालदीव $400 मिलियन एक बार में पूरा विड्रॉ कर सकता है या ज़रूरत के अनुसार विड्रॉ कर सकता है। वो बार बार विड्रॉ कर सकता है जब तक लिमिट रीच ना कर जाए, और जब एक बार लिमिट रीच कर जाती है तो मालदीव्स को वापस से रीपे करना पड़ेगा। तो ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन जब लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट होती है ना तो रीपे करने के बाद दोबारा से बोरोइंग की जा सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्रांट और लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ इसमें स्टेटमेंट मेंशन है, आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम होती है वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है या लॉन्गर होती है उनको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल में न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ पार्टिसिपेटरी नोट का इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है कैपिटल मार्केट में, तो इसीलिए न्यूज़ में था। फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उनको क्लासीफाई किया जाता है मैच्योरिटी के बेसिस पे। देखिए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है वो मनी मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल पे ट्रेजरी बिल और कमर्शियल बिल। पहला स्टेटमेंट इसीलिए इनकरेक्ट था क्योंकि वहाँ पे कैपिटल मार्केट लिखा हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड के होते हैं वो ट्रेड किए जाते हैं कैपिटल मार्केट में, जैसे कि शेयर एंड डिबेंचर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में, यानी पी नोट्स के बारे में। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो पी नोट है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सेबी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो पी नोट है वो इशू किए जाते हैं रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, यानी एफपीआईज के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं पी नोट्स के बारे में। देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स को डिस्कस करने से पहले ना हमें एफपीआई के बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं एफपीआई के ऊपर। देखिए, एफपीआई क्या होता है। एफपीआई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आती है कहाँ से? फॉरेन से आती है। कहाँ पे? इंडियन शेयर मार्केट में। इंडियन शेयर मार्केट में आएगी कहाँ से? फॉरेन से। ठीक है। ये करते क्या है, शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाई मैनर में सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है ना वहाँ से इंस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट दोनों को लेके विड्रॉ कर जाते हैं इंडियन शेयर मार्केट से। तो ये है एफपीआई। जो एफपीआई होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एफआईआई, दूसरा है क्यूएफआई यानी। तो आइए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले एफआईआई को डिस्कस कर लेते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये यूएसए है और ये इंडिया है। यहाँ के यूएसए में कुछ म्यूचुअल फंड कंपनी है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं। ठीक है। अब ये क्या करेगी, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करेगी। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगी, उस पैसे का एक पूल बनाएगी, वो पूरा पैसा लाके इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगी।
इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, इंडियन जब इन्वेस्ट करके पूरे शेयर मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद शेयर्स को खरीद लिया जाएगा, तो जो शेयर में फ्लक्चुएशन होगा उससे इंस्टेंट प्रॉफिट बनाएगी और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों को विड्रॉ करके वापस यूएस से ले जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एफआईआई। दूसरा होता है क्यूएफआई। क्यूएफआई में क्या होता है, ये तो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड हो गया। क्यूएफआई में क्या होगा, ये इंडिविजुअल बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन उसके साथ एक कैप है। कैप क्या है कि वो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होगा ना, वो सिटीजन होना चाहिए ऐसी कंट्री का जो कि मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ठीक है, जो एफएटीए की मेंबर कंट्री है उसी कंट्री का ये सिटीजन होना चाहिए। तो ये था क्यूएफआई। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई एफपीआई के बारे में। अब चलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स की तरफ। देखिए, जो पार्टिसिपेटरी नोट्स है ना, वो इंट्रोड्यूस तो किया जाता है सेबी के द्वारा। और ये पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं क्या, एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो इंश्योर करते हैं मोर एंड मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे, इंडियन शेयर मार्केट में। ठीक है, देखिए जब क्या होता है कि जब पी नोट्स नहीं थे, पी नोट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे इंडिया में, तो उससे क्या होता था, जो अनरजिस्टर्ड एफआईआई होती थी ना, वो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाती थी। क्यों? क्योंकि पहले वही एफआईआई इंडिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाती थी जो कि रजिस्टर्ड है आइदर इंडिया में और मॉरिशस में। ठीक है, अब जो ऐसी एफआईआई है जो इन दोनों में से किसी कंट्री में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगी इंडियन शेयर मार्केट में। तो इसी, और हमें इंश्योर ये भी करना था कि बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो इंडियन शेयर मार्केट में, तो इसीलिए पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट आया। अब पार्टिसिपेटरी नोट्स के अंतर्गत क्या होता है, अनरजिस्टर्ड एफआईआई क्या करती हैं, पैसा देती हैं रजिस्टर्ड एफआईआई को, और रजिस्टर्ड एफआईआई क्या करती है, इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट कहता है एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन देने में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो बॉन्ड्स है वो इशू किए जाते हैं सिर्फ 1000, 10,000 और 1 लाख और 10 लाख की मल्टीपल में। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही ऑथराइज इसको इशू करने की और एनकैश करने की। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, किसके लिए? बिहार के इलेक्शन के लिए। देखिए एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है डोनेशन देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को। यहाँ पे जो बॉन्ड को इशू करने का मल्टीपल है ना, वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ से भी ऊपर है। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ऑथराइज इसको इशू करने के लिए और एनकैश करने के लिए। इसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो 15 दिन की होती है, देखिए 15 डेज़। और ये रिडीमेबल कहाँ पे होगा? डेजिग्नेटेड अकाउंट में, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बॉन्ड्स के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो BIS ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर के बारे में है। आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लें। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ये जो ड्राफ्ट है वो ये प्रोसेस करता है कि वाटर सप्लाई को पहुंचाया जाए कहाँ? रॉ रिसोर्सेज से हाउस होल्ड टैप्स तक। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जो ये ड्राफ्ट है वो स्पेशली फोकस करता है कहाँ पे? रूरल और अंडर डेवलप एरिया में। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में जो BIS है ना, उसने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। इस ड्राफ्ट के अंतर्गत क्या है कि पाइप गैस वाटर को इंश्योर किया जाएगा, पाइप ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर किया जाएगा, ना कि गैस को। देखिए इस ड्राफ्ट के अंदर क्या, इस ड्राफ्ट का जो टाइटल वो क्या है? ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए इस ड्राफ्ट के अंतर्गत होगा क्या? इस ड्राफ्ट के अंतर्गत होगा ये कि जो प्रोसेस किया जाएगा वाटर सप्लाई को कहाँ से? रॉ वाटर रिसोर्सेज से हाउस होल्ड टैप्स तक। देखिए इस ड्राफ्ट से एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये है कि जो पाइप्ड वाटर है ना, उसकी जो सप्लाई रहेगी ज़्यादा यूनिफॉर्म रहेगी, और स्पेशली कहाँ पे रहेगी? फोकस रहेगी रूरल और अंडर डेवलप एरिया में। तो यही सारा इन्फॉर्मेशन था इस ड्राफ्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में हमें बताना है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा रिलीज़ की गई है। मैं आपको बता दूँ ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा रिलीज़ की गई है। आइए इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में।
देखिए ये रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और जो इसमें रैंकिंग्स दी गई है ना सिटी को, वो कैटेगराइज किया गया है किसके ऊपर, पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर। देखिए अभी हाल में हमने 2021 सर्वेक्षण के बारे में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे 6 इंडिकेटर्स के बेस पे कैटेगराइजेशन किया जाएगा सिटीज़ का। तो आपको कमेंट सेक्शन में वो 6 के 6 इंडिकेटर को मेंशन करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो ब्लैक सी के बारे में। हमें ये बताना है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जो बाउंड्रीज को शेयर करती है ब्लैक सी के साथ। तो ऑप्शन है यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की एंड बल्गारिया। तो बताइए कौन कौन शेयर करती है बाउंड्रीज़ को। तो मैं आपको बता दूं सारी की सारी शेयर करती है बाउंड्रीज़ को, इसलिए जो ऑप्शन डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए देख लेते हैं इसको मैप में। देखिए ये हमारा ब्लैक सी, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, टर्की, जॉर्जिया और रशिया, ये सबको इसको ये सारे के सारे कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं ब्लैक सी के साथ। ये देखिए सी ऑफ अजोव है, ये हाल कुछ समय पहले न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि रशिया ने कैप्चर कर लिया था 2 शिप्स को यूक्रेन की, इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो सी ऑफ अजोव की भी लोकेशन को देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स के बारे में। हमें ये बताना है कि इंडिकेटर्स कौन प्रिपेयर करता है, नीति आयोग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च या नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बताइए कौन प्रिपेयर करता है इसको। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। आइए जान लेते हैं इन इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिकेटर्स को ना हाल में ही रिलीज़ किया गया था। ये एक तरह का पीरियोडिक कॉम्पीडियम है, और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि एक डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। इसमें जो डेटा होता है वो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स के द्वारा, जो कि पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस रिपोर्ट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है, कुछ इसमें स्टेटमेंट मेंशन की गई है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो लक्षद्वीप ग्रुप है ना वो सेपरेट होता है मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो एक्विवेरिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है वो होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो इंडिया जो है वो मालदीव्स का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई, चाइना और सिंगापुर के बाद। तो बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए जो मालदीव्स का सिग्निफिकेंस है ना इंडिया को लेके वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। मालदीव जो है वो सिर्फ 70 नॉटिकल माइल्स दूर है मिनिकॉय से, और जो लक्षद्वीप ग्रुप है वो मालदीव से सेपरेट किया जाता है 8 डिग्री चैनल के द्वारा। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में आपने सुना होगा, जो 1988 में परफॉर्म किया गया था इंडिया के द्वारा, जब मालदीव्स ने रिक्वेस्ट किया था इंडिया से। इसके अंदर क्या हुआ था, इंडिया ने डिप्लॉय कर दी थी अपनी मिलिट्री को कहाँ पे, माले में, क्योंकि वहाँ पे ये इंश्योर करने के लिए कि जो रेजीम है वहाँ पे, जो शासन चल रहा है वहाँ पे, वो कंटिन्यू रहे माले में, क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट हो रहा था, यानी कूप की सिचुएशन थी वहाँ पे। एक्विवेरिन जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और मालदीव्स का। और ट्रेड एंड टूरिज्म की बात कर ले तो इंडिया जो है मालदीव्स का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएई, चाइना एंड सिंगापुर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो जल जीवन मिशन के बारे में है। इस मिशन का विजन ही ये है कि वाटर सप्लाई को प्रोवाइड किया जाए हर एक घर में 2024 तक। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन की। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस मिशन के बारे में। देखिए जो मिशन है ना उसमें इसका विजन ही यही है कि वाटर सप्लाई को प्रोवाइड किया जाए सभी घरों में 2024 तक। ठीक है, ये जो मिशन है वो बेस्ड है वेरियस वाटर कंजर्वेशन एफर्ट में, जिसमें क्या होगा, पॉइंट रिचार्ज होगा, डिसिल्टिंग ऑफ माइनर इरिगेशन टैंक्स होगा। देखिए जो मिशन है ना ये कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच है। ठीक है, और ये जो मिशन करेगा क्या, ये कन्वर्ज कर देगा सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम को, जिससे कि सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को अचीव किया जा सके पूरे कंट्री में। और जल शक्ति मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस मिशन के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो ट्राई फूड प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है। ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, या FCI के द्वारा। तो बताइए कौन, या नन ऑफ दी अबव। तो बताइए इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। आइए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए जो ट्राई फूड प्रोजेक्ट है ना वो हाल में ही ट्राईफेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। कहाँ, रायगढ़ महाराष्ट्र में और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा ट्राईफेड के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। और एसोसिएटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। इसका एम क्या है, ये एनहांस करेगी ट्राइबल्स की इनकम को, और जो MFP होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उस पर वैल्यू एडिशन करेगी। तो इसको अचीव करने के लिए 2 स्टार्टअप सेट किए गए हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के यहीं पे।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। If you found it knowledgeful, please hit the like button and subscribe to our channel. If you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thank you for watching the video and have a good day.